हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फैक्ट्स। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, दो दो टॉपिक है एक साथ ही। तो इसका मतलब समझते हैं कि डिबेंचर होता क्या है, कैसे हम इसको इशू करते हैं और कैसे हम इसको रिडम्पशन करेंगे, कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, डिबेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है। आज ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे, इसके कई सारे पार्ट हो सकते हैं थ्योरी के, क्योंकि बड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा। 8 पेजेस का मेरे पास नोट्स है, तो आप समझ सकते हो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर का मतलब क्या होता है। तो देखो, डिबेंचर जो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड डेब्री से निकला है, जिसका मतलब होता है टू बोरो। ठीक है, जब हम हमारी कंपनी किसी बाहर वाले से, थर्ड पार्टी से पैसा उधार पे लेती है, तो उसको हम कहते हैं डिबेंचर। ठीक है, अब डिबेंचर कब कब इशू करा जाता है, ठीक है, किस लिए इशू करा जाता है, क्या उसके केस में रहता है चीज़ें, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, a debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of the company। ठीक है, कंपनी के कॉमन सील के अंदर जो एक डेट होता है, उसके अगेंस्ट में भी डिबेंचर इशू करा जाता है। ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा। एट इंटरवल्स पे होगा। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स पे, चाहे वो 1 साल का होगा, महीने का होगा, या क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, और एट कंपनीज ऑप्शन। ठीक है, या फिर कंपनी अपनी मर्जी से भी रीपेमेंट कर सकती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट पे इसका एक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसके ऊपर जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, यूजुअली पेएबल हाफ ईयरली और ईयरली ऑन फिक्स डेट्स। ठीक है, कुछ फिक्स डेट्स पे हाफ ईयरली या ईयरली पे ये इंटरेस्ट पे करा जाता है यूजुअली। ठीक है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब डायरेक्ट लॉ की लैंग्वेज पे आते हैं, क्या होता क्या है ये। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। ठीक है, डिबेंचर स्टॉक जो होते हैं वो बॉन्ड्स और कोई और सिक्योरिटी हो कंपनी की, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। वेदर और नॉट दे कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स। ठीक है, चाहे वो हमारे कंपनी के एसेट पे कोई चार्ज लग रहा, कंस्टिट्यूट कर रहा हूँ या नहीं, उसका उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म डेट होता है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद इसकी रिपेमेंट होती है। फाइनेंसेस रेज थ्रू डेट्स आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, जो भी हम डिबेंचर्स के थ्रू हम जो भी फाइनेंस रेज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, बॉन्ड्स। ठीक है, हमने जैसे भी यहाँ पे बात करी बॉन्ड्स के बारे में। अब ये बॉन्ड्स होता है क्या है, ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। एक बॉन्ड जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है डेट को, सेम एज हमारा डिबेंचर, जैसे डिबेंचर है सेम उसी की तरह। ट्रेडिशनली इशूड बाय द गवर्नमेंट, ट्रेडिशनली पहले गवर्नमेंट इशू करती थी इन बॉन्ड्स को, लेकिन आज के टाइम पे ये सेमी गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, कोई ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बॉन्ड्स इशू कर सकती है। ठीक है, आज के टाइम पे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो दो टर्म्स है वो इंटरचेंजेबली यूज करी जाती है। ठीक है, यानी कि एक ही जगह पे दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब देखो, हमने डिबेंचर समझ लिया क्या होता है, एक टाइप का लोन है, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, हमने शेयर्स अभी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, शेयर्स, शेयर्स क्या होता है, ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो शेयर्स एक रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को एक कंपनी के, यानी कि एक पार्ट कंपनी की कैपिटल का जो खरीदा गया है। ठीक है, वो एक टाइप का कंपनी का ओनर होता है जो शेयर को होल्ड कर रहा होता है। लेकिन डिबेंचर जो होता है वो सिर्फ हमारा डेट को एक्नॉलेज करता है, ये एक बोरोड कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चीज चलते हैं रिटर्न। जो हमारे शेयर पे डिविडेंड, शेयर पे हमें जो रिटर्न मिलता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, वेयर एज जो हमें डिबेंचर्स पे रिटर्न मिलेगा उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, और इसका शेयर्स का डिविडेंड वेरी कर सकता है, हमारे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। हर साल का जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कितना डिविडेंड मिलेगा। पेमेंट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका जो पेमेंट है इसका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही बटेगा, नहीं होगा तो नहीं बटेगा। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज यानी कि अगर प्रॉफिट नहीं भी हो उसके बाद भी हमें देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, मस्ट बी पेड इवन इफ नो प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रीपेमेंट। अब रीपेमेंट हम कैसे करते हैं, नॉर्मली नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। शेयर्स की रीपेमेंट हम नहीं करते कंपनी की जब तक लाइफ है। अगर
कंपनी बंद हो गई या कोई शेयर बेच रहा है तो फिर तो वो अपने आपस में देखा जाता है। अगर कंपनी बंद हो गई तो उनको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ कंपनी हम शेयर्स की पेमेंट नहीं करते, लेकिन जो हमारे डिबेंचर होते हैं जनरली इशूड होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और रिपेबल होते हैं आफ्टर एक्सपायरी। मोस्टली केसेस में ये 20 साल का 25 साल का टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम के बाद आपको डिबेंचर की रीपेमेंट करनी होती है। शॉर्ट भी हो सकता है, 20-25 साल से लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स पे आके शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं एक वोटिंग राइट को, कि शेयर होल्डर अपना वोटिंग राइट दे सकते हैं। कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वो अपना वोटिंग कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो ऐसा कोई वोटिंग राइट को एंजॉय नहीं करते, ठीक है। उनके पास कोई हक नहीं होता वोट करने का कंपनी के अंदर। सिक्योरिटी पे आते हैं। सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी ऑन एनी चार्ज, ठीक है। शेयर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती किसी भी टाइप के चार्ज के ऊपर, ठीक है। लेकिन डिबेंचर जो होते हैं वो जनरली सिक्योर होते हैं और कैरी करते हैं एक फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ओवर कंपनी एसेट्स, ठीक है। वो एक फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज को अपने कंपनी के एसेट्स के ऊपर एक अपना कवर करके चलते हैं, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी, शेयर्स कभी भी डिबेंचर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन डिबेंचर हमारे शेयर्स में हो सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स कैन कन्वर्टेड इनटू शेयर इफ टर्म्स परमिट, नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये डिबेंचर के एक टाइप है कन्वर्टेबल, उसके अंदर हमारे जो शेयर्स है वो हमारे हमारे जो डिबेंचर है वो हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर होल्डर्स में, ठीक है। तो अब कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात कर लिए तो आ जाते हैं अपना टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर हमारे कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, कई सारे होते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। डिबेंचर कोई दे रहा है तो सिक्योरिटी के बदले में देगा। सिक्योरिटी का मतलब कि क्या उसको उतना पेमेंट वापस मिल जाएगा, क्या उसको फिक्स पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके बदले में देता है। तो इसमें आता है पहला सिक्योर डिबेंचर, जिसको हम मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। A charge is created on company's assets for payment in case of default. The charge can be fixed, यानी कि created on specific assets held for use not for sale, ठीक है। अब सिक्योर डिबेंचर के ऊपर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है ना, उसके लिए उनका एक अलग से चार्ज बनाया जाता है हर एक एसेट्स के ऊपर, कि हम हर एक एसेट से कुछ परसेंटेज चार्ज हम निकालते रहेंगे और इसको साइड में रख देंगे, ताकि हमारे जब डिबेंचर को रिडीम करने की बारी आएगी या उनकी रीपेमेंट की बारी आएगी तो हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। या उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा तो हम उनको दे सकते हैं। अब या तो फिक्स चार्ज होगा कि किसी स्पेसिफिक एसेट्स पे ही हम उसका वो चार्ज लगाए, ठीक है। या फिर फ्लोटिंग चार्जेस भी हो सकते हैं, तो हम जनरल एसेट्स कंपनी के जो होते हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं, एक्सक्लूडिंग दोज असाइन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो हमने एसेट्स असाइन कर रखे उसके अलावा जो भी एसेट्स है हमारे पास जनरली उनके ऊपर हम अपना चार्ज लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? ये डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन एसेट्स, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता एसेट्स के ऊपर। अ फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, नॉर्मली दीज काइंड्स आर नॉट इशू, ठीक है। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं बनाया जाता है। फ्लोटिंग चार्ज कभी कभार बना दिया जाता है, कभी कभार नहीं, क्योंकि अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। इनकी गारंटी नहीं होती कि पेमेंट हो भी जाएगी कि नहीं। नॉर्मली इस टाइप के हमारे इशू नहीं होते डिबेंचर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे किस टाइप के डिबेंचर होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है, जो हमारे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हम कर सकते हैं। पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इसको रिडीम कर सकते हैं अपने डिबेंचर्स को, जैसे मैंने बताया 20 या 25 साल या उससे कम या उससे ज़्यादा, जितना भी टाइम पीरियड होगा उस हिसाब से, ठीक है। कैन बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम, या तो ये पार पे रिडीम करेंगे या प्रीमियम पे। पार का मतलब जितने का डिबेंचर था उतने ही पैसा वापस मिल गया डिबेंचर होल्डर को, और प्रीमियम का मतलब जितने का डिबेंचर था उससे ज़्यादा का डिबेंचर उनको मिल गया, ठीक है, उससे ज़्यादा अमाउंट उन्होंने रिसीव कर लिया। फिर आता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी गिव्स नो अंडरटेकिंग फॉर रीपेमेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जहाँ पे कंपनी कहती है हम अपनी लाइफ टाइम में रीपेमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने जब कंपनी बंद होगी तब रीपेमेंट करेंगे।
दे आर रिपेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, एक बहुत लंबे समय के बाद या फिर जब कंपनी बंद हो रही है उसके बाद ही वो लोग इन डिबेंचर्स को पेमेंट होगी। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देख सकते हैं इसको। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जैसे कि मैंने बताया, सारे या कुछ पार्ट इसका हमारा शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज आइदर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी और डिबेंचर होल्डर। या तो कंपनी खुद बोलेगी या फिर डिबेंचर होल्डर खुद बोलेगा कि उसको कन्वर्ट करवाने हैं। इसमें फुल्ली कन्वर्टेबल आता है जिसमें सारे शेयर्स हमारे सारे डिबेंचर हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पार्टली कन्वर्टेबल में सिर्फ कुछ पार्ट ही हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे आते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किस टाइप के होते हैं? कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी। मोस्ट डिबेंचर शुड फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ठीक है, हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करा पा रहे अपने डिबेंचर को, या किसी और सिक्योरिटी में नहीं कन्वर्ट करा पा रहे, ठीक है, उनको कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल। ज्यादातर डिबेंचर हमारे नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, वो बेसिक सी चीज है, लोग क्यों ही शेयर में कन्वर्ट कराएंगे। अगर उनको अपना पैसा वापस चाहिए होगा तो डिबेंचर वो डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद लेते अगर उनको पैसा नहीं चाहिए होता तो, है ना। फिर आता है फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक कूपन रेट होता है जो कि हमारा डिस्काउंट रेट होता है या इंटरेस्ट रेट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। ठीक है, इसमें होता है पहला स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स। कोई एक स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स बना दिया जाता है जिसके अंदर इश्यू करा जाता है एक स्पेसिफाइड रेट जिसको हम कूपन रेट भी कहते हैं, विच मे बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग टैग्ड विद द बैंक रेट। ठीक है, उसके ऊपर जो भी रेट होगा वो या तो फिक्स्ड होगा या फ्लोटिंग होगा, बैंक रेट के हिसाब से वो टैग करा जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट। दूसरा होता है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ठीक है, जीरो कूपन रेट यानी कि इसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, लेकिन जब हम उसको इशू कर रहे हैं तब बहुत डिस्काउंट में इशू कर दिया। ठीक है, डीप डिस्काउंट रेट do not carry a specific interest rate. They are issued at a substantial discount that the difference between nominal value and the issue price is treated at the interest amount. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पेसिफिक में 10% डिबेंचर आ जाता है, 10% डिबेंचर, बट हमारा जो जीरो कूपन रेट होएगा इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का डिबेंचर हमने दे दिया 70 रुपये में, तो ये जो 30 रुपये का डिफरेंस है ना, ये 30 रुपये का डिफरेंस ही हमारा एक टाइप से इंटरेस्ट का काम करेगा जितना हमने डिस्काउंट दे दिया। अब आगे चलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं क्या कैसा है किस टाइप के होते हैं हमारे डिबेंचर्स। उसमें भी दो होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है बियरर। रजिस्टर्ड क्या होता है? जिसके नाम पे पूरा डिबेंचर रजिस्टर्ड है। जैसे ये एक हमारी कॉपी है तो इसके अंदर पूरा नाम, यहाँ पे नेम लिखा होगा कि किसके नाम पर ये डिबेंचर रजिस्टर कराया गया है। पूरे डिबेंचर का अगर हम एक पूरा फाइल है तो जिसके नाम पे होगा सिर्फ वही ओनर होगा उस डिबेंचर का, उसी को ही पेमेंट होगी। बियरर में क्या होता है कि जिसके पास होगा ये पूरा, उसमें कोई ऐसा नाम वाम नहीं होता, जिस वो उसमें क्या होता है, उसमें जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसके पास वो डिबेंचर होल्डर माना जाएगा और उसको ही पेमेंट होगी। ठीक है, वही लिखा है। जैसे रजिस्टर, इसके अंदर एक बार रीड आउट कर देता हूँ। रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर डिटेल्स होगी जैसे नेम्स, एड्रेस, होल्डिंग्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर एंटर्ड इन अ रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी। ट्रांसफर रिक्वायर्स रेगुलर ट्रांसफर डीड। ठीक है, एक रेगुलर ट्रांसफर डीड बनाई जाती है इसमें, वही डॉक्यूमेंट टाइप। और जो बियरर होता है ट्रांसफर बाय मेरे डिलीवरी। ठीक है, द कंपनी कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन। ठीक है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा वही ओनर माना जाएगा, डिबेंचर होल्डर माना जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हम डिबेंचर को इश्यू कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा शेयर था उसी टाइप का है काफी हद तक। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर हमारा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ये हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, जैसे हमारे शेयर्स हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब सीखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर का प्रोसेस क्या है। मैं इसके अंदर जनरल एंट्री कम कराऊंगा। ठीक है, इसमें तो नहीं कराऊंगा मैं जनरल एंट्री की अलग से वीडियो आएगी क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल एंट्रीज का। बट हम समझ लेते हैं किस टाइप से इशू होते हैं। द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इज द सेम एज डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसे हमारे इशू ऑफ शेयर्स है सेम उसी की तरह होता है। द अमाउंट कैन बी कलेक्टेड इन वन इंस्टॉलमेंट और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, जिसको हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इशू के मोड कैसे होते हैं, या तो फॉर कैश के बदले में हो जाएगा,
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलेट्रल। ठीक है, अब फॉर कैश में क्या आ जाएगा, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, हमने कैश ले लिया, उनको डिबेंचर दे दिया। ठीक है, हमने किस पे करा, पार पे इशू कर दिया, प्रीमियम पे भी इशू कर दिया, डिस्काउंट पे भी इशू कर दिया। ठीक है, तीनों में से कोई एक। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल वेंडर से हमने कुछ सामान खरीदा, बिजनेस खरीदा या एसेट्स खरीदी, तो उसके बदले में हमने डिबेंचर दे दिए। ठीक है, या प्रमोटर को दे दिए या फिर हमने अंडरराइटर को दे दिए। ठीक है, जो हमने पढ़ा था शेयर्स में, याद करो। और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन उठाया। ठीक है, हमने बैंक को कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी ना देने की जगह हमने उसको कहा आप डिबेंचर ले लीजिए हमारी कंपनी के। ठीक है, तो वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी काम करेगा। ठीक है, अब डिबेंचर इशूड फॉर कैश के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर पहले एट पार पे आता है, जिसके अंदर इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी कि जितने भी हम इशू करेंगे वही उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है तो 100 रुपए पे ही हम इसको इशू कर देंगे। ठीक है, एट डिस्काउंट इशू प्राइस बिलो द नॉमिनल फेस वैल्यू, दैट इज 100 का है तो हम इशू करेंगे 95 पे, ये फेस वैल्यू होती है। ठीक है, इतना तो मालूम होगा। और ये होती है हमारी इशू प्राइस। ठीक है, आईपी इशू प्राइस होता है ये। डिस्काउंट ऑन इशू इज अ कैपिटल लॉस। ठीक है, हम जो भी डिस्काउंट करते हैं ये इसके ऊपर इशू पे, वो एक टाइप का हमारा कैपिटल लॉस है। इट कैन बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द डिबेंचर्स लाइफ टाइम बाय डेटिंग इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम से हम इसको राइट ऑफ कर देंगे जितनी भी डिबेंचर की लाइफ टाइम होगी उसमें से, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर देंगे या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशूइंग डिबेंचर्स एट डिस्काउंट अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारा कंपनीज एक्ट के अंदर कि हम अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। इशू एट प्रीमियम, अब प्रीमियम पे इशू होगा। द इशू प्राइस इज मोर देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू, दैट इज 100 का अगर डिबेंचर है तो हम उसको 110 पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, जैसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम करा था वैसे ही उसी टाइप का है। ठीक है, द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, वही सेम चीज आ गई जो हमने शेयर्स में सीखा था। इट इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आ जाएगा जो सिर्फ रिजर्व होगा इसका। ठीक है, जो इसका एक्स्ट्रा रिजर्व बन रहा है ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हम इसके अंदर बना रहे हैं, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, इशू ऑफ द डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश में हम कैसे करते हैं। ठीक है, वो देखो, a company may issue debentures to vendor in exchange for assets or a purchased business instead of paying cash. The issue can be at par, premium और discount। ठीक है, इशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। किसी वेंडर को करते हैं फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट या परचेजिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये चीज़ हमने अपना इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ी है। इसमें क्या होता है, नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। ठीक है, वो नेट एसेट्स होता है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता है, जैसे मैंने आपको सिखाया जब मैंने जनरल एंट्रीज करवाई थी। इफ अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा है तो गुडविल रिजर्व अकाउंट बनेगा, डेबिट में जाएगा। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम है नेट एसेट से तो एक कैपिटल रिजर्व करके हमारा एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो सब आपको मैंने पढ़ा रखा है जनरल एंट्रीज के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स में, अगर याद हो तो। नहीं याद तो आप इशू ऑफ शेयर वाली वीडियो देख लो, आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर हम कोलेटरल सिक्योरिटी पे जब हम करते हैं तब कैसा होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स अ सब्सिडरी, सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड व्हेन अ कंपनी ऑब्टेन्स अ लोन और ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक का ही जब हम लोन लेते हैं या ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो उसके बदले में हम एज अ सिक्योरिटी जमा कराते हैं इसको। ठीक है, द कंपनी इशूज इट्स ओन डिबेंचर टू द लेंडर्स इन एडिशन टू एनी प्राइमरी सिक्योरिटी। किसी भी प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में कंपनी अपने डिबेंचर्स किसी भी लेंडर्स को दे सकती है। ठीक है, इशू कर सकती है। इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स द लेंडर कैन रिसीव मनी from the primary security, and if that falls short they exercise the right over the collateral debentures by redemption or sale in the market। ठीक है, तो
अगर लैंडर को अपना पैसा नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा ले लेगा जितना रिकवर हो रहा है। अगर उससे कुछ पैसा शॉर्ट बचता है तो उन डिबेंचर्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी में कोलेटरल डिबेंचर्स दे रखे हैं उनको या तो सेल कर देगा या फिर रिडीम कर लेगा कंपनी से, ठीक है। अब देखो, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है दो तरीके से, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ इसकी बता रहा हूँ अभी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल, ठीक है। अब इसकी दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहला तो कोई जर्नल एंट्री पास मत करो, क्योंकि कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि इमीडिएट लायबिलिटी अभी तक हमारे पास बनी नहीं है, ठीक है। द फैक्ट इज डिस्क्लोज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बिलो द आइटम ऑफ लोन्स एज अ नोट, ठीक है। सिर्फ एक नोट बना के हम छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक कोई इमीडिएट लायबिलिटी आई नहीं है। सेकेंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक एंट्री पास होगी एट द टाइम ऑफ इशू जब हम करेंगे, जिसमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स हम कर देंगे, जितने भी परसेंटेज में डिबेंचर होंगे जो भी हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज शोन एज द डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर्स अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है, इन द नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो डिबेंचर होता है उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिस्ट करके दिखा देंगे, ठीक है। इफ द लोन इज रीपेड द एंट्री कैन कैंसिल्ड बाय रिवर्स एंट्री, अगर लोन रीपे हो गया तो हम इसको रिवर्स एंट्री के थ्रू कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ होता है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि टर्म्स ऑफ रिडम्पशन भी हम कर सकते हैं इसका, कि जब हम इशू करते हैं और जब रिडीम करते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म्स आती है, अकाउंटिंग टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। When the debenture are issued, the terms of redemption, repayment at maturity, यानी कि जो हम रीपेमेंट होगी मेच्योरिटी पे, मस्ट बी मेंशन, ठीक है। मेंशन करा होना चाहिए कि कब हमारी रीपेमेंट हो रही है। रिडम्पशन कैन बी एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। रिडम्पशन पार पे हो सकती है और प्रीमियम पे भी हो सकती है, डिस्काउंट पे नहीं होगी। क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस लगाए, एक बंदा अगर हमारे फॉर्म से पैसा हमको पैसा दे रहा है 100 रुपए में, ठीक है, तो वो बंदा जब उसको रिडीम करेगा तो वो इसके सिर्फ 90 रुपए के क्यों मांगेगा, वो तो ज्यादा ही मांगेगा ना, वो डिस्काउंट पे क्यों लेगा, वो तो ज्यादा मांगेगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगता है। तो देर आर 6 कॉमन सिचुएशंस इन इशू एंड रिडम्पशन, ठीक है। जब हम इशू और रिडम्पशन करते हैं तो उसमें 6 कॉमन सिचुएशंस होती है। अब वो 6 कौन कौन सी है, ये रही सारी, ठीक है, ये टेबल में मैंने बना रखा है। सबसे पहले इशू प्राइस, या तो इशू पार पे हुआ तो रिडीम भी पार पे होगा, तो लॉस या डिस्काउंट की कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, सिंपल इशू और रिडम्पशन की एंट्री होगी, ठीक है। अगर हमने इशू डिस्काउंट पे करा, रिडीम पार पे किया, तो हमारा डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर करके डेबिट में जाएगा, ठीक है, हमारा एक लॉस होएगा जो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। डिस्काउंट इज द कॉस्ट ऑफ इशू, डिस्काउंट जो होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ इशू होगा। अगर हमने इशू प्रीमियम पे करा और रिडेम्पशन पार पे किया, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होएगा, और जो प्रीमियम है वो एक गेन है इशू के ऊपर, ठीक है। एट पार, अगर हमने इशू एट पार करा, रिडीम एट प्रीमियम कर लिया, तब क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होएगा विद प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। या फिर हम इसको लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कह सकते हैं, ठीक है। इशू की जगह लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कह सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लॉस लाइबिलिटी या लॉस एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। इशू के टाइम पे हमारा एक लॉस या लाइबिलिटी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हमने डिस्काउंट पे इशू करा और प्रीमियम पे कर दिया, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्लस जो प्रीमियम पे हमने इसको रिडीम करा है, वो दोनों हमारा लॉस होएगा, वो दोनों में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेबिट पे जाएगा वो दोनों, तो टोटल लॉस हो जाएगा हमारा डिस्काउंट जो कि इशू पे था और प्रीमियम जो रिडेम्पशन पे है वो, ठीक है। अगर हमारा प्रीमियम पे इशू हुआ और रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो जाएगा ही हमारा लॉस में, प्लस हमारा जो प्रीमियम रिडेम्पशन है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमारा क्रेडिट में जाएगा एज अ गेन, ठीक है। प्रीमियम ऑन इशू हमारा गेन हो गया जो ये वाला है, और जो लॉस ऑन रिडेम्पशन है, ये इशू नहीं ये रिडेम्पशन है, ठीक है, वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा जो हमने प्रीमियम पे इशू करा था। अब देखो, वही बताया इन्होंने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्या होता है,
The premium is a liability payable in the future. It is a provision and is shown under the non-current liabilities. ठीक है, एक provision है, इसको हमें non-current liabilities में दिखाना होगा under the subhead of long-term borrowings until the debentures are redeemed. ठीक है, ये हमें दिखाना पड़ता है जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होंगे उसके ऊपर जो भी हम प्रीमियम अमाउंट डिबेंचर होल्डर को देने वाले हैं ना, जब वो रिडीम करेंगे तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ये हमें नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाना होता है, उसमें भी सब हेड पे दिखाना होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्या होता है? When debentures are redeemable at a premium, the premium payable on redemption is debited to the account. ठीक है, if the debenture are also issued at discount, that will discount amount and is also debited to the account. बेसिक सी चीज है, जो हमने 100 रुपए का 95 में इशू कर दिया था ना, 100 रुपए का डिबेंचर हमने 95 में इशू कर दिया था, तो ये जो 5 रुपए है ना, यही 5 रुपए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। ठीक है, सिंपल। जब हम इशू कर रहे थे, जब हम रिडीम कर रहे थे तो वो आ जाएगा हमारा इसके अंदर। जब हम रिडीम कर रहे थे, हमने जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, हमने 100 रुपए का डिबेंचर रिडीम कर लिया लोगों ने 110 पे, जो डिबेंचर होल्डर उसने कर लिया, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना इसके ऊपर, वो 10 रुपए इसमें आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के बेनिफिट बहुत सारे हैं कि आपको एक बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे स्टडीफाई सक्सेस का कोर्स मिलेगा, जो भी आपको क्लास पढ़नी है आपको उस क्लास का कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ आपका मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन होगा, आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, ये जो मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ जिसमें से पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स। ठीक है, आपका टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आपको पता चले आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आपको वैसे समझाया जाएगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। अभी मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको तब वैसे समझाऊंगा मैं जिस तरीके से आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, वन ऑन वन पर्सनल इंटरेक्शन होगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। सो विद दैट आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।